तीसरी टाइप का जो म्यूटेशन है दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन, हाँ, इन्वर्जन में नाम से स्पष्ट है, इसमें जो जीन की सीक्वेंस होती है वो उल्टी हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। जीन की संख्या में कोई कमी बेसी नहीं हो रही, यहाँ पर जीन उतने ही हैं। म्यूटेशन से पहले मान लीजिए 60 जीन थे, तो आफ्टर म्यूटेशन भी 60 जीन है, लेकिन जीन की सीक्वेंस जो होती है वो यहाँ पर उल्टी हो जाती है। और सीक्वेंस की बेसिस पे ये म्यूटेशंस दो टाइप का है, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक टाइप का जो म्यूटेशन होगा, इसमें प्रतिलोपित होने वाले सेगमेंट्स में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, इसलिए इसको पैरासेंट्रिक नाम दिया है। और पेरिसेंट्रिक में क्या होगा, इस म्यूटेशंस में प्रतिलोमित होने वाले सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो पहली जो टाइप है पैरासेंट्रिक, ये मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। ये भी दो तरह का है, होमोब्रैकियल, हेटेरोब्रैकियल। यहाँ पर ही मॉडल इसी क्रोमोसोम को लेंगे अपन। अब मान लो इसी मॉडल के अंदर होमोब्रैकियल टाइप का म्यूटेशन हो, तो होमोब्रैकियल में क्या होता है, गुणसूत्र के ए क्रोमेटिड की तरफ इन्वर्जन होता है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम में ABC जीन, इसके अंदर मान लीजिए इन्वर्जन हुआ, तो ये सेगमेंट यहाँ से कटेगा और उल्टा होके वापस यहीं लग जाता है, और यहाँ पर जीन की सीक्वेंस हो जाएगी C, B, A, इसके बाद में सीक्वेंस हो रहेगी D, E, F, सेंट्रोमियर, G, H, I, J, K, L। अब यहाँ पर इन्वर्टेड सीक्वेंस है, वो कौन सी होगी, ABC। तो बिफोर म्यूटेशन जीन का क्रम ये था ABCDEF। अब आफ्टर इन्वर्जन जीन की सीक्वेंस क्या होगी, CBADEF। अब ये इन्वर्जन सेंट्रोमियर के केवल एक तरफ की भुजा में हो रहा है, एक साइड के एक तरफ के क्रोमेटिड में हो रहा है, इसलिए इसको होमोब्रैकियल का नाम दिया है। यदि यही इन्वर्जन इधर भी हो इधर भी हो, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ यदि हो, तो इसको बोलेंगे हेटेरोब्रैकियल। और हेटेरोब्रैकियल के अंदर जीन की पोजीशन इस तरह रहेगी, ये क्रोमोसोम, इसमें जीन की सीक्वेंस है C, B, A, D, E, F, ये सेंट्रोमियर, G, H, I। अब J के L जो पार्ट है ये कट के उल्टा होके यहाँ पर लग गया, और यहाँ पर सीक्वेंस हो जाएगी L, K, J। अब इसमें ये जो पार्ट है, इस सेगमेंट के अंदर इन्वर्जन हुआ, इधर इस भुजा के अंदर JKL जो जीन थे इसके अंदर इन्वर्जन हुआ। तो जब इन्वर्जन गुणसूत्र के एक भुजा में हो एक तरफ, तो इसको बोलेंगे होमोब्रैकियल। और जब इन्वर्जन सेंट्रोमियर के दोनों तरफ की क्रोमेटिड्स में हो, दोनों तरफ की भुजाओं में हो, तो इसको बोलेंगे हेटेरोब्रैकियल। अब इन दोनों इन्वर्जन में आप देख रहे हो सेंट्रोमियर की पोजीशन वही है, सेंट्रोमियर में कोई चेंजिंग नहीं आई है, गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आई है। बिफोर म्यूटेशंस भी ये क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक था, और आफ्टर म्यूटेशंस भी ये क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, लेकिन जीन की पोजीशन यहाँ पर चेंज होगी। अब पहले वाले केस में आप देख रहे हो ए जो जीन था, ये ए जीन इस सेंट्रोमियर से इतनी दूरी पे है, यानी सेंट्रोमियर से ये ए जीन इतनी डिस्टेंस पे है। अब इस केस में आप देख रहे हो ए जीन
सेंट्रोमियर की ओर नज़दीक आ गया। तो यहाँ पर तो सेंट्रोमियर और ए जीन इसके बीच में दूरी ज़्यादा है, लेकिन इस केस में आप देख रहे हो सेंट्रोमियर और ए जीन के बीच में दूरी कम है। अब क्वेश्चन है कि जीन की लोकेशन जब चेंज हो जाती है, जीन की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो क्या उसकी कार्यप्रणाली पे प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। जो जीन सेंट्रोमियर के नज़दीक होंगे वो हमेशा लिंकेज प्रदर्शित करते हैं, वो जीन हमेशा निष्क्रिय होते हैं, वो जीन प्रोटीन सिंथेसिस बहुत कम करते हैं। इन जीन्स में जीन विनिमय की संभावनाएं बहुत कम होती है। लेकिन जो जीन सेंट्रोमियर से जितनी ज़्यादा दूर होगा उसके अंदर लिंकेज की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस जीन में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। इसको सेंट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, पोजीशन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इस केस में आप देख रहे हो इस सेंट्रोमियर के नज़दीक जैसे एफ जीन है। अब ये जो एफ जीन है, ये जी जो जीन है, ये डेफिनेटली नॉन फंक्शनल है, इनर्ट है। इनके अंदर रेप्लिकेशन तो हो सकता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्रॉसिंग ओवर ये नहीं होगा। रेप्लिकेशन जिसमें होगा, लिंकेज की घटनाएं हो जाएगी, लेकिन ये जीन निष्क्रिय रूप में पड़ा है। अब यही जीन एफ जीन मान लीजिए म्यूटेशंस के द्वारा यहाँ पर टॉप पोजीशन पे आ जाए टीलोमेर वाले पार्ट में, तो जो जीन निष्क्रिय था वो जीन सक्रिय हो जाता है। तो अपनी बॉडी में ये परिघटनाएं चलती रहती है। जो जीन निष्क्रिय है वो आफ्टर म्यूटेशन सक्रिय हो जाता है, जो जीन पहले सक्रिय था वो आफ्टर म्यूटेशन निष्क्रिय हो जाता है। तो एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन ये डिपेंड करता है कि वो जीन सेंट्रोमियर से कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी के ऊपर है। तो इसको सेंट्रोमेरिक प्रभाव के नाम से इसको जाना जाता है, पोजीशन इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है हेटेरोब्रैकियल, हेटेरोब्रैकियल हो गया, होमोब्रैकियल हेटेरोब्रैकियल दोनों हो गया। हाँ, अब सेकंड टाइप है इसमें पेरिसेंट्रिक। और पेरिसेंट्रिक म्यूटेशन जो होता है इसमें प्रतिलोमित होने वाले सेगमेंट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। पेरी का मतलब पेरीफेरी, अराउंड द सेंट्रोमियर। और पेरिसेंट्रिक म्यूटेशन भी दो टाइप का है, एक तो होमोब्रैकियल, होमोसोमल, एक एलिलोसोमल। हाँ, अब यहाँ पर मैं समजात गुणसूत्रों का एग्जाम्पल मैं लूँगा। होमोसोमल का अर्थ क्या है कि जब दो समजात गुणसूत्रों में किसी एक गुणसूत्र में इन्वर्जन हो तो वो घटना होमोसोमल इन्वर्जन के नाम से जानी जाती है। और जब दोनों ही होमोलॉगस क्रोमोसोम इन्वर्जन हो तो ये घटना एलिलोसोमल के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर मैं जो डायग्राम बनाऊँगा वो समजात गुणसूत्र के पेयर के रूप में बनाऊँगा। तो यहाँ पर मॉडल यही लेंगे अपन। अब ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम था फादर का सपोज, और फादर वाला जो क्रोमोसोम है इसको मैं वाइट कलर में जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें जीन्स वही प्रेजेंट है, मान लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इसके बाद है सेंट्रोमियर, जी, एच, आई, जे, के, एल। इधर मैं रेड कलर में बना रहा हूँ। ये मान लीजिए मदर का क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम है। ये इसका सेंट्रोमियर। अब इसमें जीन की सीक्वेंस
A, B, C, I, H, G, F, E, D, J, K, L। अभी इस केस में आप देख रहे हो, ये जो मदर वाला जो गुणसूत्र था, इसके अंदर ये वाला पार्ट कटा और कट के उल्टा होके यहाँ पर लग गया। पहले जो आई जीन नीचे था, वाई जीन अब क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो यहाँ पर जो इन्वर्जन हो रहा है वो दोनों समजात गुणसूत्रों में नहीं हो रहा है, एक क्रोमोसोम में हो रहा है। वो एक क्रोमोसोम मदर का भी हो सकता है, फादर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे रेड कलर में जो गुणसूत्र हैं, ये मदर का मैंने जैसे इंडिकेट किया है, तो मदर वाले क्रोमोसोम में गुणसूत्र का बीच वाला पार्ट कटा और कट के फिर उल्टा होके वापस वहीं लग गया। तो जब समजात गुणसूत्र के पेयर में किसी एक गुणसूत्र में प्रतिलोमन की घटना हो तो इसको होमोसोमल म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। और एलिलोसोमल में क्या होगा, दोनों ही क्रोमोसोम में, पैटर्नल और मैटरनल दोनों क्रोमोसोम के अंदर प्रतिलोमन की घटना होगी और प्रतिलोमित होने वाला जो खंड है उसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको पेरिसेंट्री के नाम से जाना जाता है। और एलिलोसोमल जो है इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। यही सेम मॉडल मैं काम में लूँगा। ये वाइट कलर में फादर का क्रोमोसोम, ये रेड कलर में मदर का क्रोमोसोम। फादर के क्रोमोसोम में जीन की सीक्वेंस A, B, C, F, E, D, ये बीच में सेंट्रोमियर, सॉरी इसमें सीक्वेंस हो जाएगी I, H, G, F, E, D, J, K, L। इसी तरह मदर वाले क्रोमोसोम में सीक्वेंस हो जाएगी A, B, C, I, H, G, F, E, D, J, K, L। अभी इस केस में आप देख रहे हो इन्वर्जन जो हो रहा है वो दोनों ही क्रोमोसोम्स में हो रहा है। इस क्रोमोसोम का ये पार्ट कटा और उल्टा होके यहीं पर लग गया। इसी तरह ये मदर वाला जो गुणसूत्र था, इसका ये पार्ट यहाँ से कटा और कट के उल्टा होके यहाँ पर ये लग गया। तो ये पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन टाइप का म्यूटेशंस हैं। और इन्वर्जन टाइप का म्यूटेशन दो प्रकार का हो गया, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में प्रतिलोमित होने वाले खंड में सेंट्रोमियर नहीं होता है, लेकिन पेरिसेंट्रिक में प्रतिलोमित होने वाले खंड के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। और इस प्रकार के म्यूटेशंस में जीन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आती है, गुणसूत्र की लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन जीन की पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। और जो जीन सेंट्रोमियर के नज़दीक होते हैं वो हमेशा इनर्ट नेचर के रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, वो हमेशा लिंकेज को प्रदर्शित करते हैं। और जो जीन सेंट्रोमियर से जितनी ज़्यादा दूर होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होती है, वो प्रोटीन सिंथेसिस उतना ही ज़्यादा करेंगे, ट्रांसक्रिप्शंस करेंगे। तो इन्वर्जन के कारण जीन की पोजीशन इफेक्ट जो होती है वो इसमें चेंज हो जाती है, लेकिन सेंट्रोमियर की स्थिति में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। और होता है तो भी इसका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब चौथी टाइप का जो म्यूटेशन है दैट इज़ ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेटेशन म्यूटेशन है, ये भी दो तरह का है, एक तो इंट्रा टाइप और दूसरा है इंटर टाइप। इंट्रा का तो अर्थ है विद इन सेम क्रोमोसोम, यानी उसी गुणसूत्र का जीन जब उसी गुणसूत्र में दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाए तो ये इंट्रा टाइप का ट्रांसलोकेशन है। अब इंट्रा टाइप का जो ट्रांसलोकेशन है इसमें भी जीन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जीन की पोजीशन है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। और इंटर टाइप के ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो अदला बदली हो रही है वो दो असमजात गुणसूत्रों के बीच में हो रही है, समजात गुणसूत्रों के बीच में नहीं है। यदि समजात गुणसूत्रों के बीच में जीन का विनिमय हो, जीन की एक्सचेंज हो, तो इसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है वो असमजात गुणसूत्रों के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको क्रॉसिंग ओवर नहीं बोलेंगे, इसको ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए 14वें नंबर का गुणसूत्र है और 21वें नंबर का गुणसूत्र है। अब 14 नंबर का क्रोमोसोम और 21 नंबर का क्रोमोसोम ये समजात नहीं है, होमोलोगस नहीं है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो दो असमजात गुणसूत्रों के बीच में जब जीन का एक्सचेंज हो तो वो घटना कहलाती है ट्रांसलोकेशन। अब इंटर टाइप में इसी मॉडल को जैसे मैं रिप्रेजेंट करूं यहाँ पर, जैसे यही जीन है और इसमें वाली ये CD जीन यहाँ से डिलीट हो गए और लास्ट में जैसे मान लीजिए जुड़ गए, तो यहाँ पर एज ए मॉडल इसी क्रोमोसोम को मैं जैसे A, B, अब यहाँ पर C और D जीन ये डिसलोकेट हो रहे हैं, E, F, ये सेंट्रोमियर, इसके बाद है G, H, I, J, K, L, इसके बाद है C, D। अब यहाँ पर C और D जीन ये डिलीट हुए और डिलीट हो गए इस गुणसूत्र में दूसरे क्रोमेटिड के लास्ट पार्ट में लग गए। ऐसे गुणसूत्र वही है, जीन भी वही है, लेकिन जीन की लोकेशन है वो यहाँ पर परिवर्तित हो गई है, वो विस्थापित हो गई है। अब इस केस में आप देख रहे हो पहले जो क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक था अब वो क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक टाइप का हो गया। पहले सेंट्रोमियर के दोनों ओर की भुजाओं की लंबाई बराबर थी, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये भुजा छोटी हो गई, ये भुजा बड़ी हो गई। अब पहले जो C और D जीन सेंट्रोमियर के थोड़ा नज़दीक थे, अब यही C और D जीन सेंट्रोमियर से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। तो जब एक ही गुणसूत्र के अंदर जीन की लोकेशन जब चेंज होती है तो इसको इंट्रा टाइप का ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। सेकंड जो टाइप है इंटर टाइप। तो ट्रांसलोकेशन दो टाइप का हो गया, इंट्रा टाइप का और इंटर टाइप का। इंटर टाइप में तो क्या होगा, उसी गुणसूत्र में क्रोमोसोम की शिफ्टिंग होती है, क्रोमोसोम की लोकेशन है वो चेंज हो जाती है और यहाँ पर जीन की संख्या में कोई कमी बेसी नहीं हो रही है, लेकिन जीन की पोजीशन जो होती है सेंट्रोमियर के सापेक्ष वो परिवर्तित हो जाती है। इंटर टाइप में क्या होगा, दो असमजात गुणसूत्रों के बीच में जीन्स के आदान प्रदान होता है। अब दो असमजात गुणसूत्रों के बीच में जो आदान प्रदान है ये भी दो टाइप का होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का अर्थ क्या हुआ, एक क्रोमोसोम से जीन टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर चले जाएंगे, यानी एक तरफा। बाइडायरेक्शनल में क्या होगा, दोनों असमजात गुणसूत्रों के बीच में जीन की अदला बदली होती है। एक क्रोमोसोम के जीन टूट के दूसरे गुणसूत्र पर गए और दूसरे गुणसूत्र के जीन टूटकर बदले में पहले वाले गुणसूत्र पे आ गए। इन दोनों को ही मैं पिक्टोरियल के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैं दो गुणसूत्र ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वाइट कलर का जो गुणसूत्र है ये मान लीजिए 14 नंबर का है और
रेड कलर में जो गुणसूत्र है ये मान लीजिए 21 नंबर का है। 14 नंबर पे जो जीन्स हैं, ये जीन है मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर है सपोज, और इस क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं वो जीन है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका सेंट्रोमियर है। अब मान लो यहाँ पर ए बी सी जीन, ये पार्ट इसका टूटा और टूट के इस गुणसूत्र के ऊपर ये शिफ्ट हो गया। ए बी सी 3 जीन इस गुणसूत्र से डिलीट हुए, कट हुए, और कट होने के बाद में ये 21वें नंबर के गुणसूत्र पे जाकर ये जुड़ गए। अब इनका जुड़ने का जो तरीका होगा वो सिंपल टाइप का भी हो सकता है, रिवर्स टाइप का भी हो सकता है। सिंपल टाइप में तो क्या होगा, ए बी सी जीन यहाँ से कटे और उसी क्रम में इस गुणसूत्र के ऊपर लग गए, सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है, तो ये सिंपल टाइप का ट्रांसलोकेशन है। और यही ए बी सी जीन यदि उल्टे होकर यहाँ पर लग जाए सी बी ए क्रम में, तब इसको बोलेंगे रिवर्स टाइप। तो दोनों ही पैटर्न का डायग्राम जैसे मैं यहाँ पर इंडिकेट करूँगा, एक सिंपल टाइप का, एक रिवर्स टाइप का। सिंपल टाइप में जैसे 14वें नंबर के गुणसूत्र के जीन हैं ए बी सी, इसके बाद में 21वें नंबर के खुद के जीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ए बी सी जीन टूट के गुणसूत्र पे लगा, लेकिन उसी क्रम में ये लग गया, इसी सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं आई है। इसलिए इस प्रकार का जो म्यूटेशन होगा, इस प्रकार का जो ट्रांसलोकेशन होगा, इसको सिंपल टाइप के नाम से जाना जाता है। अब यही सीक्वेंस यदि इस गुणसूत्र में उल्टे होकर लग जाए तो उसको रिवर्स टाइप का ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। और रिवर्स टाइप में स्थिति इस तरह बनेगी, सी बी ए, इसके बाद में 21 नंबर की वही सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें केस में आप देख रहे हो ए बी सी जीन यहाँ पर लगा, लेकिन इन्वर्ट होके लग गया। अब इस म्यूटेशन में जीन का स्थानांतरण एक तरफा है, जीन की जो शिफ्टिंग हो रही है वो 14वें नंबर के क्रोमोसोम से 21वें नंबर के क्रोमोसोम पे हो रही है। तो यूनि डायरेक्शनल यहाँ पर शिफ्टिंग है, इसलिए इसको इंटर टाइप का है। इंटर टाइप में भी यूनि डायरेक्शनल टाइप का है, और यूनि डायरेक्शनल में भी स्थानांतरित होने वाली सीक्वेंस यदि उसी क्रम में लगती है तो इसको यूनि डायरेक्शनल सिंपल बोलेंगे, और यही यदि उल्टी होकर लगती है तो इसको यूनि डायरेक्शनल रिवर्स के नाम से जाना जाएगा। हाँ, अब इसकी जो सेकंड टाइप है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में क्या होगा, दो असमजात गुणसूत्रों के बीच में दोनों दिशाओं में अदला बदली होती है, रेसिप्रोकल टाइप का ये ट्रांसलोकेशन है। यहाँ पर फिर वही मैं एग्जांपल दो असमजात गुणसूत्र का ले रहा हूँ। ये वाइट कलर में
ये मान लीजिए 14वें नंबर का क्रोमोसोम है, रेड कलर में जो दिखाया है ये मान लीजिए 21 नंबर का क्रोमोसोम है। इसमें जीन्स हैं सपोज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर। इस क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इसका सेंट्रोमियर है। अब 14 नंबर और 21 नंबर के जो गुणसूत्र हैं इन दोनों के बीच में जीन की अदला बदली होगी, जीन का आदान प्रदान होगा। अब यहाँ पर मान लो इस गुणसूत्र का ABC जीन कट के इस गुणसूत्र में शिफ्ट होगा, इसी तरह इस गुणसूत्र के 1, 2, 3 जीन कट के इस गुणसूत्र में शिफ्ट होंगे। तो दोनों तरफ से इसमें आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल या रिवर्स टाइप का, इस गुणसूत्र के जीन इस पे गए, इस गुणसूत्र के जीन इस पे शिफ्ट हुए और ट्रांसलोकेशन होने के पश्चात क्रोमोसोम की स्थिति ये हो जाती है। ये 14 नंबर का जो गुणसूत्र था वो इस तरह का हो गया। 21वें नंबर का जो गुणसूत्र था वो इस तरह का हो गया। अब इसमें सीक्वेंस होगी 1, 2, 3 और बाकी वही जीन है डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। इधर जीन की सीक्वेंस होगी ए, बी, सी और बाकी वही ओरिजिनल है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इस केस में आप देख रहे हो इस क्रोमोसोम का ABC जीन टूटा और 21वें नंबर के गुणसूत्र में शिफ्ट हो गया। 21 के 1, 2, 3 जीन कट के 14 नंबर पे शिफ्ट हो गए और दोनों की अदला बदली के पश्चात जीन की ये स्थिति है। ये 14 नंबर का जीन है, क्रोमोसोम है, ये 21 नंबर का क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर जीन की लोकेशन है वो चेंज हो गई है। अब जो जीन पहले 21वें नंबर के गुणसूत्र पे थे वो जीन अब आगे 14 नंबर के गुणसूत्र पे, जो जीन 14 नंबर के गुणसूत्र पे थे वो जीन शिफ्ट होके कहाँ चले गए 21वें नंबर के गुणसूत्र में। अब इन दोनों ही रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस में सेंट्रोमियर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी जो अदला बदली हो रही है उसके कारण गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की संख्या वही है, सेंट्रोमियर की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। सेंट्रोमियर दोनों ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, इसलिए इस म्यूटेशन को यू सेंट्रिक ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। यू मीन्स ट्रू, यानी ट्रांसलोकेशन के बाद में दोनों ही गुणसूत्रों में जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट हों तो ये घटना यू सेंट्रिक ट्रांसलोकेशन के नाम से जानी जाती है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है एनुसेंट्रिक, एनुसेंट्रिक में क्या होगा, एक गुणसूत्र का जो सेगमेंट जा रहा है वो बिना सेंट्रोमियर का है, लेकिन बदले में जो सेगमेंट आ रहा है वो सेंट्रोमियर वाला है। तो आफ्टर ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक गुणसूत्र तो ऐसा बन जाएगा जिसके अंदर दो सेंट्रोमियर है। तो पहले जो क्रोमोसोम मोनोसेंट्रिक था वो क्रोमोसोम डाइसेंट्रिक हो जाएगा और एक क्रोमोसोम ऐसा बन जाता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर बिल्कुल भी नहीं होता है, वो एसेंट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर नहीं होता है उसका कोई भविष्य नहीं होता है, वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लास्ट में उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसके जो नाइट्रोजन कंपोनेंट हैं, फॉस्फोरिक एसिड है,
डीऑक्सीराइज शुगर है वो एटीपी प्रोडक्शंस में काम में आ जाती है। तो सेकंड टाइप के म्यूटेशंस का एग्जांपल एन्यूसेंट्रिक का जो एग्जांपल है, इसमें क्या होगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, लेकिन बदले में एक सेगमेंट बिना सेंट्रोमियर का जा रहा है और उसके बदले में जो सेगमेंट आ रहा है वो सेंट्रोमियर वाला है। तो परिणाम क्या होगा, एक क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर बन जाएंगे और एक गुणसूत्र के अंदर सेंट्रोमियर पूरा ही गायब हो जाएगा। यहाँ पर फिर वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाइट कलर में 14 नंबर का गुणसूत्र है, इसमें जीन्स है मान लीजिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। यहाँ पर सेंट्रोमियर है मान लीजिए F और G के बीच में। दूसरा 21 नंबर का क्रोमोसोम, इसमें जीन्स है मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर सेंट्रोमियर है मान लीजिए 6 और 7 नंबर जीन के बीच में। अब ये गुणसूत्र C और D के बीच में ब्रेक होता है। ये गुणसूत्र 3 और 4 नंबर के जीन के बीच में ब्रेक होता है। अब इन दोनों की अदला बदली हो रही है, लेकिन अदला बदली के दौरान क्या होगा, इस गुणसूत्र का जो भाग जा रहा है वो तो जा रहा है ABC, यानी बिना सेंट्रोमियर का, और इसके बदले में जो इस गुणसूत्र जो सेगमेंट आ रहा है वो ये नीचे वाला आ रहा है जिसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। अब अदला बदली के बाद में इसका जो अटैचमेंट होगा वो अटैचमेंट कैसे भी हो सकता है, लेकिन चूँकि ये DNA फिलामेंट है तो DNA फिलामेंट का जो अटैचमेंट होगा वो 5 to 3 डायरेक्शंस में ही होगा, क्योंकि इसमें हमेशा पोलरिटी जो होती है वो पाई जाती है। अब आफ्टर ट्रांसलोकेशन इसकी स्थिति ये हो सकती है। 14 नंबर का जो क्रोमोसोम है, D, E, F, G, H, I, J। इसके नीचे 21वें नंबर के गुणसूत्र का ये पार्ट यहाँ पर अटैच हो गया। इसमें जीन्स हैं 4, 5, 6, ये सेंट्रोमियर 7, 8, 9, 10, 11। और दूसरा जो गुणसूत्र बनेगा उसमें सीक्वेंस ये रहेगी A, B, C, और ये सेगमेंट इसके जस्ट नीचे लग गया 1, 2, 3। अब इस गुणसूत्र में आप देख रहे हो इसके अंदर 2 सेंट्रोमियर है। एक सेंट्रोमियर ये रहा, एक सेंट्रोमियर ये रहा। तो पहले जो गुणसूत्र मोनोसेंट्रिक था वो गुणसूत्र अब कैसा हो गया, डाइसेंट्रिक। इसके अंदर 2 सेंट्रोमियर बन गए और 2 सेंट्रोमियर बनने से इस गुणसूत्र को डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा। और इधर ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर कोई भी नहीं है,
इसके अंदर सेंट्रोमियर एब्सेंट है, इसलिए इस गुणसूत्र को तो बोलेंगे एसेंट्रिक क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है इसको बोलेंगे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब जिस गुणसूत्र में सेंट्रोमियर नहीं होता है उस गुणसूत्र का कोई भविष्य नहीं होता है, क्यों? जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, एस्टर फाइबर्स निकलते हैं, वो स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से ही अटैच होता है। अब इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर नहीं है, सेंट्रोमियर नहीं है तो ये गुणसूत्र कोशिका विभाजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अल्टीमेटली इसमें जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट इसमें क्या है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें 4 नाइट्रोजन क्षार हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इन कंपोनेंट का सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और एनर्जी प्रोडक्शंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे, एटीपी प्रोडक्शंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह का ट्रांसलोकेशन जब होता है, कई बार अपने मनुष्य में एक घटना होती है रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन। अब रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन है, ये यूनिडायरेक्शनल टाइप का स्थानांतरण है। रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, 21 नंबर के क्रोमोसोम का जो जीन होता है वो शिफ्ट होके 14वें नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब इस शिफ्टिंग के कारण क्या होगा, उस बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम के लक्षण है वो डेवलप हो जाता है। जबकि एक्चुअल जो डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा होता है उसके अंदर 47 क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर 21 नंबर के जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या 3 होती है। लेकिन रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में 21 नंबर के क्रोमोसोम का जीन टूटकर 14 नंबर के गुणसूत्र के ऊपर लग गया। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या तो 46 ही है, लेकिन फिर भी इस बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम के लक्षण जो होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। और इस तरह के बच्चे अपने यहाँ पर चूरू में भी हैं। अपने यहाँ पहले एक लैब स्टूडेंट थे पवन जी पारिक, उनका बच्चा है, उसके अंदर रॉबर्टसन टाइप का डाउन सिंड्रोम का उसके अंदर लक्षण है। हालांकि इन बच्चों की सर्वाइवल होती है, इनकी डेथ नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये स्वभाव से भोले होते हैं, इनको ट्रेंड किया जा सकता है, काम करने में दक्ष होते हैं, लेकिन हकला के बोलते हैं, उच्चारण साफ नहीं होता है, बिहेवियर इनका थोड़ा अजीब टाइप का होता है। तो ये एक नट सेल में गुणसूत्रों में होने वाले म्यूटेशंस, इसको एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन की संख्या, जीन की स्थिति, जीन की पोजीशन, जीन की सीक्वेंस, 2 जीन के बीच में अंतराल, जीन की सेंट्रोमियर के सापेक्ष डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है। लेकिन जब भी इनमें कोई चेंजिंग होती है वो क्रोमोसोमल एबिरेशन के नाम से, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के नाम से जाने जाते हैं। और मनुष्यों में ये म्यूटेशंस 4 प्रकार के हो सकते हैं। मनुष्य में क्या, सभी एनिमल्स, सभी प्लांट्स में डिलीशन टाइप, डुप्लीकेशन टाइप, इन्वर्जन टाइप और ट्रांसलोकेशन टाइप। डिलीशन टाइप में जीन्स डिलीट होंगे, डुप्लीकेशंस में जीन की संख्या रिपीट होगी, इन्वर्जन के अंदर संख्या वही रहती है लेकिन क्रम उल्टा हो जाता है, ट्रांसलोकेशन में 2 असमजात गुणसूत्रों के बीच में अदला बदली होती है। डिलीशन है, ये भी 2 टाइप का होता है, टर्मिनल, इंटरकैलरी। जब क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड से डिलीशन हो तो इसको टर्मिनल डिलीशन बोलेंगे, बीच में से हो तो इसको इंटरकैलरी डिलीशन बोलेंगे। डुप्लीकेशन भी 3 तरह का है, टेंडम टाइप, रिवर्स टेंडम टाइप, डिस्प्लेस टाइप। इन्वर्जन भी 2 तरह का होता है, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक भी 2 टाइप का होता है, होमोब्रैकियल, हिट्रोब्रैकियल। पेरिसेंट्रिक भी 2 टाइप का होता है, होमोसोमल, एलिलोसोमल। ट्रांसलोकेशन है, ये भी 2 टाइप का है, इंट्राक्रोमोसोमल, इंटरक्रोमोसोमल। इंटरक्रोमोसोमल भी यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल भी सिंपल टाइप का, रिवर्स टाइप का। बाई डायरेक्शनल भी यूसेंट्रिक, एनोसेंट्रिक। यूसेंट्रिक में आफ्टर ट्रांसलोकेशन दोनों ही गुणसूत्र में एक एक सेंट्रोमियर उपस्थित होगा, लेकिन एनोसेंट्रिक में आफ्टर ट्रांसलोकेशन एक क्रोमोसोम बिना सेंट्रोमियर का हो जाता है और एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की संख्या बढ़ जाती है। और इस तरह के म्यूटेशंस नेचर में होते रहते हैं। और इस तरह के जब म्यूटेशंस होते हैं तो
जीन की शिफ्टिंग होती है, जीन की लोकेशन चेंज होती है, जीन की पोजीशन चेंज होती है, और जीन की पोजीशन चेंज जो होती है तो जीन की कार्य प्रणाली भी डेफिनेटली प्रभावित होती है। और कई बार इसमें घातक प्रकार के लक्षण हैं प्रकट होते हैं, कई बार सिंड्रोम जैसे करेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं, और नेचर में म्यूटेशंस हैं वो होते रहने चाहिए, क्योंकि जीन यदि स्टेबल है, गुणसूत्र यदि स्टेबल है तो उस नस्ल के अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, उसके अंदर नई जाति बनने की संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए म्यूटेशन जब भी होगा तो नई तरह की रीसफलिंग होगी, नई तरह के वेरिएशंस होगी, नई तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, नई तरह की जीन की कार्य प्रणाली होगी। और म्यूटेशन जब चलता है तो नेचर का सिलेक्शन होता है, नई तरह के वेरिएशंस बनती है, नई स्पीशीज़ बनने की संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं, बहुत सेंसिटिव एनिमल्स हैं, उनमें म्यूटेशंस निरंतर चलता रहता है। अपने ह्यूमन में म्यूटेशन होता है, लेकिन अपनी बॉडी में म्यूटेशन की हाथों हाथ रिपेयरिंग हो जाती है। बहुत कोई 0.001% केस में उत्परिवर्तन की संभावनाएं होती है। इसलिए मनुष्य का जो जीनोम है वो लगभग स्टेबल है, क्योंकि आदमी को बने आज 30 लाख वर्ष हो गए। अब 30 लाख वर्ष पहले ये चिंपैंजी से बना होगा, ओरंगुटन से बना होगा। अब ह्यूमन में भी इवोल्यूशन चलता है तो वो स्लो प्रोसेस है। मानव की नई नस्ल बनने में अभी भी कम से कम 10 लाख वर्ष लग जाएंगे। हाँ, उपजातियाँ ज़रूर बनती है ह्यूमन के अंदर। पूरी दुनिया में आदमी की इसमें 5 सब स्पीशीज़ है, जिसमें यूरोप की नस्ल अलग तरह की है, इंडियन नस्ल अलग तरह की है, ऑस्ट्रेलियन अलग तरह की है, अफ्रीकन अलग तरह की है, इधर ये जो साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, उधर की नस्ल अलग तरह की है। छठी नस्ल अभी ऑस्ट्रेलिया में डेवलप होने जा रही है, कि वहाँ पर अब जो नए बच्चे पैदा होते हैं उसमें 10-20 हज़ार बच्चों में इस तरह के बच्चे पैदा होने लगे हैं। और साइंटिस्ट ये कयास लगा रहे हैं कि मानव की छठी जो नस्ल है वो डेवलप हो रही है, और आने वाले 10-20 हज़ार वर्ष बाद में इस तरह के बच्चे जो है वो पैदा होने लग जाएंगे। अब जो मानव की नस्ल बन रही है उनके अंदर सर पे बाल नहीं होंगे, दोनों आँखों के बीच में जो गैप है ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी तो अपना विजन है, बाइनोकुलर विजन है, और आप 145-130 डिग्री तक आप देख सकते हो, लेकिन जब दोनों आँखों के बीच में गैप कम हो जाएगा तो आपको इधर देखना है तो फिर गर्दन ही घुमानी पड़ेगी। तो बाइनोकुलर विजन है वो मोनोकुलर विजन्स में कन्वर्ट हो जाएगी आने वाले दिनों में, लेकिन अभी भी कम से कम 10,000-20,000 वर्ष लग जाएंगे। और आने वाले बच्चों के अंदर दांत नहीं होंगे, क्योंकि फीडिंग हैबिट चेंज हो रही है, फास्ट फूड का प्रचलन चल रहा है, दांतों का यूज़ बहुत कम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिसमें दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह ये कॉमन बात है, मैंने आपसे शेयर करी है। और इस तरह के बच्चे हैं वो डेवलप होने लग गए हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है, कि ऑस्ट्रेलिया है ये पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब तरह का आइसलैंड्स है। जितने भी विचित्र जानवर हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। तो नटसेल में आज का ये चैप्टर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा है आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। और फिर भी आपके कोई क्वेरी हो, शंका हो तो आप लगातार संपर्क में रहें। और मैं डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे लोया कॉलेज की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।